हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज प्रैक्टिस क्लास की क्लास नंबर 2 है, जहां मैं आपको आने वाले आगे CGL CHSL एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसे कहीं ना कहीं आप रिवीजन क्लास भी बोल सकते हो। यहाँ मैं वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जाम में हमें सोल्व करना होता है, कि कितना कम पेपर वर्क करें ताकि क्वेश्चन हमारा जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। तो सभी स्टूडेंट अब पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से करने की कोशिश करो। फिर देखो कि उसे हमें किस तरीके से सोचना चाहिए जब मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं। बच्चों, ये क्लास कुछ इस तरीके से होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि क्लास नंबर 3 आपको तभी समझ में आएगी जब क्लास नंबर 1 और 2 आप देख लोगे। आप इस बैच के अंदर किसी भी क्लास से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से आप बातों को समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं तैयारी जीत की का पार्ट नंबर 2। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? बच्चों, प्रैक्टिस इस लेवल पर हो जानी चाहिए कि आपकी बाज की नज़र बन जाए। देखते ही आप क्वेश्चन को पहचान जाओ कि ये किस अप्रोच पर आपको लेकर जाना चाह रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, बेसिक से तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। यहाँ आपको a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, तो दिमाग में दो ही बातें आती है, या तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्वेश्चन होगा या a प्लस बी प्लस सी का क्यूब लग रहा होगा। और बच्चों, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का ही क्यूब लग रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती तो यहाँ a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के बाद यहाँ वैल्यू होती, क्योंकि रिजल्ट में 3abc होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कंप्लीट अलजेब्रा मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल बेसिक से आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हो बहुत कम टाइम में। तो देखो यहाँ क्या सॉल्यूशन बनेगा। बच्चों, ये आपके पास क्या है आपको पता होना चाहिए। ये बात जो मैं लिख रहा हूँ, ये बात आपको मन में याद होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। अरे हाँ, ये पढ़ाया गया था आपको। तो मुझे बताओ, यहाँ पर भी ऐसा ही है। बच्चों, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये c क्यूब है, और ये वाली चीज है आपके पास में, आपके पास a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। देखो, आप ऐड करके देखो, 3 और 4 7, 7 और 7 आपके पास में 14। तो यूनिट डिजिट से भी आप जज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा अच्छा सा। तो ये आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है। ये जो मैंने आपको समझाया है, ये चीज़ें आपको मन में कैलकुलेट करनी होगी। अब देखो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, यानी ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। बच्चों, इसका मतलब है कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस का 3a प्लस बी, इन्हें ऐड करोगे तो 83 और 4 87, यानी 0.387। अरे होगा। b प्लस सी 57 और 4 ऐड करोगे तो 61, यानी कि पॉइंट आपके पास में 561। यहाँ पर इसे और इसे ऐड करोगे तो 57 और यहाँ 83, ये तो 0 हो गया। 8 और 6 आपके पास में 14, यानी कि 0.54 आपके पास बन जाएगा। अरे ठीक है, ऊपर की तरफ वैल्यू बोलो, वो तो सिंपल ही रहेगी। 1.29 मल्टीप्लाई 0.1122 मल्टीप्लाई 10.8। बच्चों, सबसे पहले पॉइंट की कैलकुलेशन कर लो। यहाँ 3 6 और 2 8, यानी ऊपर 8 जीरो आनी चाहिए। 2 और 4 6 और 1 7, नीचे 7 जीरो, ऊपर 8 जीरो, यानी ओवरऑल आपको क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई, जिससे आपके ये पॉइंट हट जाएंगे। अरे क्लियर है।
अब देखो कहीं ये इजीली कट पा रही है क्या? तो देखो ऊपर वैल्यू इसकी जस्ट डबल ही दिखाई दे रही है क्या? अरे हाँ, यहाँ पर भी वैल्यू जस्ट आपको डबल ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी सोचो, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। बोलो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7, तो बोलो यूनिट डिजिट से पता चल गया 3 बार। अरे हाँ, तो बताओ ऊपर तो हो गया कितना 40 अपॉन में, नीचे क्या हो गया 9, यानी माइनस का 40 अपॉन में 9। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे ठीक है, ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लियर हो गई होगी बात बच्चों? बस आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी होगी ऐसे क्वेश्चन में, जिससे आप बहुत कम पेपर वर्क करके आंसर दे दो। बच्चों यहाँ मैंने आपको समझाया कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस बात का ध्यान रखना। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब होता है क्या? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस सी, फिर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए, नीचे लिख देता हूं फिर आपको दिखेगा नहीं तो, प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी, और यहां आपके पास आ जाता है प्लस का 6abc। इससे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चीज़ें भी अपने हिसाब से धीरे धीरे, आपको जो पता है वो अच्छी बात है, जो नहीं पता उन्हें आप अपडेट करते हुए चलो। अरे हाँ है ना? तो इसके ऊपर जिस तरह आपके सामने यहाँ इस फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ दिख गई, हो सकता है आगे का भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए जहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर आपको क्वेश्चन दिख जाए। अरे क्या है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी। बच्चों कुछ नहीं है, बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया है। a प्लस बी को b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लेना, जो रिजल्ट आएगा उसको c प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप करोगे तो यही चीज़ आपके सामने आएगी। बताओ क्या ये बात मैंने आपको प्रूफ करके अच्छे से बताई थी या नहीं बताई थी? a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होगा? जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाकर देखो, कंप्लीट अलजेब्रा आपको वहाँ दिखाई देगा। बहुत अच्छे से बेसिक से मैंने वो पढ़ाया है। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। ये प्रैक्टिस में आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर को जो एनालिसिस कर कर ही मैं आपको करवा रहा हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, जहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पूरा रिवीजन करवा सकूँ। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, जैसे आपके सामने यह क्वेश्चन भी आ रहा होगा, मेरे भी सामने है, कि 9 अंकों की आपके पास संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए √4x प्लस वाई का मान क्या होगा? ये आपसे कहना चाह रहा है कि ये 9 डिजिट का नंबर है, 72 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। 72 का मतलब 8 × 9, तो 8 के लिए आपके पास में यहाँ 8 चौक 56 32 हो जाएगा, तो ये y का मान तो हो गया 9। ये आपके पास कट जाएगा, ये आपके पास कट जाएगा, ये आपके पास कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपके पास 5 और 4 कितने हो गए 9, तो आपके पास हो गया 16 और 9 25, आंसर आ गया 5। जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इतना ही टाइम लगाना होता है अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है। देखो जिसको नहीं समझ में आया उसे मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर किसी नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड करना है तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यहाँ आप 72 का डिवाइड नहीं करोगे, इससे आप ऐसे नंबर में तोड़ो जो दो नंबर कहीं ना कहीं अपने आप में को प्राइम नंबर हो। हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सीधी सी भाषा में मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF महत्तम समापवर्तय 1 होना चाहिए। जिस तरीके से अगर बिल्कुल ही देसी भाषा में समझना है तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 और 15 क्या कोप्राइम नंबर है क्या, तो बोलोगे नहीं, ये 3 से इसमें भी और इसमें भी भाग चल जाता है। 6 और 7 कोप्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल कोप्राइम नंबर है। इनका HCF महत्तम समापवर्तय बोलो कितना है? 1 है आपके पास में। तो बच्चों 72 को भी आप कोप्राइम में तोड़ोगे तो आएगा 8 और 9।
8 और 9 को गुणा करोगे तो क्या 72 आ जाता है क्या? अब आप कुछ बच्चे यहाँ पर 72 में ये भी सोचेंगे क्या सर 2 इंटू 36 में तोड़ दे क्या? बोलो नहीं, 2 और 36 में तोड़ोगे तो गलत आंसर आएगा। बच्चों वो कोप्राइम नहीं है, उनका एचसीएफ 1 नहीं है। बड़े नंबर का मतलब है उन्हें कोप्राइम में तोड़ना होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो 8 इंटू 9, 8 का कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबिलिटी के अंदर, जैसे 2 का होता है लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2 करके आप देख लो, या फिर लास्ट डिजिट 0 भी हो जाएगी तो भी पता चल जाएगा। 4 के अंदर होता है लास्ट 2 डिजिट के अंदर आप 4 का डिवाइड चेक करके देख सकते हो कि वो नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है। 8 का होता है लास्ट की 3 डिजिट के अंदर आपको 8 का डिवाइड करना होगा। अगर थोड़ा नीचे भी चले गया तो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुन ले। 8 का कॉन्सेप्ट होता है लास्ट की 3 डिजिट के अंदर 8 का डिवाइड आप करके देख लो। ये रटने वाली चीज़ नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। किस तरीके से आता है वो जब पढ़ाऊंगा मैं कभी आपको यहाँ, तो वहां समझाऊंगा कि लास्ट डिजिट के अंदर ही 2 का भाग क्यों देते हैं। अरे हाँ है ना, अभी प्रैक्टिस बैच में आप ये बात समझ लो, रिवाइज कर लो अच्छे से कि 8 का कॉन्सेप्ट होता है लास्ट की 3 डिजिट में 8 का भाग दे दो। और बच्चों y आपको मैक्सिमम रखना है। अगर y मैक्सिमम रखना है तो y की वैल्यू आप 9 से शुरू करो। 9 हो गया तो बोलो 8 7 जा 56, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बढ़ेगा तो बोलो 8 चौक 32। बोलो यहाँ पर अगर y की वैल्यू मैं 9 रखता हूँ तो बताओ क्या वो 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? अरे हाँ है ना बच्चों, ये नंबर 72 से डिवाइड करने का मतलब है वो 8 से भी होना चाहिए और वो 9 से भी होना चाहिए। ये बात आपको समझनी होगी। और 8 से तो तभी हो पाएगा जब लास्ट की 3 डिजिट किससे डिवाइड होगी? 8 से। 9 का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों सभी डिजिट्स का सम करो और 9 का डिवाइड कर दो। ये बात कल की क्लास में भी मैंने बोली थी, ठीक है। तो बच्चों 3 आया था तो 9 भी होता है। तो बताओ ये इनका डिजिट सम क्या 9 होता है क्या? इसे यहीं भूल जाओ। मुझे एक बात बताओ, इससे आप यहीं भूल जाओ। 7 और 2 बोलो डिजिट सम 9 हो गया, इससे आप यहीं भूल जाओ। मुझे बताओ 4 और 5 डिजिट सम 9 हो गया, इससे यहीं भूल जाओ। अब बताओ 5 के अंदर क्या ऐड करूं ताकि 9 बन जाए? तो बोलो x की वैल्यू 4। मैंने भी बच्चों इसी तरीके से सोचा था, बट ये चीजें आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप जल्दी जल्दी सोच पाओगे। अरे ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू तो हो गई है 4, y की वैल्यू हो गई है आपके पास में कितना? 9। तो x की 4 रखोगे तो 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा? 5। अरे क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अगर बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैं चाहूंगा कि आप विदाउट पेपर वर्क किए एक बार आप करने की कोशिश करो। 1 या 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि पेन चलाया जाए। आपसे इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान को अंकित करता है और 25% का डिस्काउंट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत रुपए में क्या होगी अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपये है? अगर आपने चीज़ें बहुत अच्छे से समझी हुई है तो आप बोलोगे एक चीज़ होती है, एक आर्टिकल जो होता है वो 3 स्टेज से निकलता है। पहले खरीदा जाएगा, फिर उस पर स्टिकर लगेगा, फिर वो चीज़ बेच दी जाएगी। दुकानदार ऐसे ही करता है, पहले कोई दुकान में चीज़ लेकर आएगा, फिर अपने आसपास के हिसाब से देखकर उस पर स्टिकर लगा देगा, फिर वो बेच देगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 20% का वो स्टिकर चिपकाता है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। 5 अगर सीपी है तो 6 आपके पास एमपी हो गया। 25% का वो डिस्काउंट देता है, यानी कि 1/4, यानी 4 का स्टिकर है तो बेचेगा कितने का? 3 का। तो बच्चों हो गया सोल्व। मन ही मन में कैलकुलेशन करो। सीपी, एमपी, एसपी, बोलो 5 से 6, वो हो गया 4 से 3, तो बोलो 6 4 का एलसीएम 12, तो ऊपर हो गया 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, तो बोलो 10 की वैल्यू क्या 2500 दी है क्या?
10 की वैल्यू 2500, तो 1 की वैल्यू हो गई 250, नीचे 3 से गुणा करना होगा, तो 9 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मुझे बताओ क्या जब 9 से गुणा करोगे 250 को तो 2250, 25 9 225 होता है, 2250, यानी डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसी तरीके से आपको चीज़ें सोचनी चाहिए, वरना तो फिर बोर्ड पर देखो। और यहाँ से प्रॉफिट लॉस का एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बच्चों जो भी चीज़ होती है, दुकानदार जो भी चीज़ खरीदता है वो 3 स्टेज से निकलती है। पहले खरीदी जाएगी, फिर स्टिकर चिपक जाएगा उस पर, और फिर वो चीज़ क्या होगी, बेच दी जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार 20% तक अपने सामान का मूल्य अंकित करता है। सामान ले आया, कुछ भी दुकानदार मार्कर ले आया, 20% तक उसने स्टिकर चिपका दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 1/5 ज़्यादा तक उसने स्टिकर चिपका दिया। यानी अगर खरीदा 5 का है तो बच्चों 1 ज़्यादा का स्टिकर चिपका दिया, तो बोलो स्टिकर कितने का चिपका दिया होगा, 6 का। क्वेश्चन में कहा गया 25% का डिस्काउंट देता है। 25% का मतलब होता है 1/4, और डिस्काउंट का मतलब तो कम ही होता है, यानी 4 का स्टिकर लग रहा होगा तो 1 का डिस्काउंट उसे देना पड़ेगा। तो बताओ बेचेगा कितने का, 3 का। बच्चों डिस्काउंट मार्क प्राइस पर मिलता है और प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होता है। अरे हाँ, है ना। सीपी को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य। हिंदी में थोड़े गंदे नाम होते हैं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। एक वस्तु पर कभी भी 2 मार्क प्राइस नहीं हो सकती। कभी जींस लेने गए हो तो कभी ऐसा देखा है क्या कि उस जींस पर 2 टैग लगे होते हैं, आगे वाला देख लिया तो 1150 देना पड़ेगा, बाहर पीछे वाला देख लिया तो 2000 देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है, एक ही स्टिकर लगा होता है। तो बताओ दोनों को सेम कर दो, तो 6 और 4 कैल्शियम 12, तो ऊपर वाले को 12 बनाने के लिए 2 से और इसे 12 बनाने के लिए 3 से। तो मुझे बताओ सीपी आपके पास कितना हो गया है, 10। ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करो, ऊपर लिख दिया करो जब सेम हो जाता है। तो बोलो ये कितना हो गया है, 10। यहाँ इससे कर दो या इसको इससे कर दो, तो बताओ क्या MP12 पता चल जाएगा क्या। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा। बच्चों यहाँ जो परसेंटेज यूज हो रहा है वो परफेक्ट परसेंटेज है, 10 20 25 ऐसे। तो यहाँ तो कैलकुलेशन आप 100 से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको वो तरीका बता दिया है कि आप कहीं भी नहीं रुको। 33 1/3% आ जाएगा ना, तो 100 वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है आपका। अरे ठीक है, तो ये हर जगह लगेगा। मुझे बताओ कितने का खरीदा है आपने अकॉर्डिंग तो 10 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में खरीदा कितने का है, उसे लागत कितनी है 2500, तो 10 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपए। तो आपसे कहना चाह रहा है बिक्री कीमत क्या होगी, यानी विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। क्या 9 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है क्या। बोलो 1 की वैल्यू 250, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2250। और ये कैलकुलेशन अब बच्चों पेपर वर्क तो कितना भी किया जा सकता है, माइंड से ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। जब भी मैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाने लगता हूं, अगर वो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है तो पहले आप यही कोशिश किया करो कि खुद से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही आपको लगानी है और बहुत कम पेपर वर्क करके ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है, डायग्राम आपको दिया हुआ था कि इस डायग्राम के अंदर SX एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। SX OX और OR आपस में इक्वल है। QX 3 सेंटीमीटर है, PQ आपके पास 9 सेंटीमीटर है, तो OS का मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन में मैंने डायग्राम भी बना लिया। कहा गया है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कंप्लीट OX और OR आपस में इक्वल है। ये आपके पास 9 है और ये आपके पास 3 है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से तैयार है तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लोगे कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू में आपके पास में 12, तो 12 3 36, यानी ये आ गया है 6। अगर ये 6 है तो आपके पास OR भी 6 होगा और OX भी 6 होगा। OX 6 का मतलब हो गया ये 3 है तो ये भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो बच्चों आपके पास में ये 3,
तो ये 6 हो गया, 6 3, तो ये भी 6 है तो ये भी 3 होगा, आंसर 3 आ गया, आपका यही आंसर हो गया। अरे हाँ या ना। लेकिन ये कब, जब आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो देखो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जहाँ पर दो प्रॉपर्टीज लग रही हैं। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आपने ऐसा पढ़ा होगा, अगर सर्कल के अंदर दो आपके पास में कोड, दो जीवाएं अगर सर्कल के अंदर ही किसी P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आपने पढ़ा होगा कि PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD। अरे हाँ या ना। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि सर्कल के बाहर, अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं हैं, दो कोड हैं, सर्कल के बाहर किसी P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तब भी रिजल्ट होता है PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा रहा हूं ज्योमेट्री का, इस तरीके से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे सिखा दूंगा इस प्रैक्टिस बैच में, और जिनका हो गया है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। आप कोशिश क्या करो, क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व कर दो। एक कॉन्सेप्ट और होता है, अगर एक सर्कल है जहां पर आपके पास में एक तो टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है, एक सेकेंड है यानी कि छेदक रेखा है, ये P है, ये T है, ये A है और ये B है, तो हमेशा ध्यान रखना PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू में PB। अरे हाँ, तो बच्चों सबसे पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, उसके बाद मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया और इस क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर दिया। देखो कैसे, अब आप मुझे बताना, क्या ये आपके पास स्पर्श रेखा है क्या? अरे हाँ, तो आप बोलोगे आपके पास ये स्पर्श रेखा और ये सेकेंड है यानी कि छेदक रेखा, तो आपको पता होना चाहिए एस एक्स स्क्वायर, क्या एस एक्स स्क्वायर बताओ किसके बराबर होगा? एक्स क्यू और आपके पास में एक्स पी किसके बराबर होगा? एक्स क्यू मल्टीप्लाई आपके पास में एक्स पी। अरे हाँ या ना। तो बच्चों ये 3 है, ये 3, ये 9, तो बताओ ये टोटल कितना हो गया? 12, तो 3 गुणा 12 तो बोलो 36। तो बताओ आपके पास में एस एक्स का मान 6 आ गया है क्या? अरे क्लियर हो गया, 6 कैसे आया? अगर ये 6 है तो बोलो ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। बोलो ये भी 6 है तो ये 3 है, तो बोलो ये भी कितना हो गया है? 3। अरे हाँ, ये कंप्लीट कितना था? 9, ये 3 पता चल गया, इतना सा 3 है, तो बताओ ये आपके पास 6 बचा होगा क्या? अरे ठीक है। अब मुझे बताओ, सर्कल के अंदर दो कोड, दो जीवाएं अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो PA, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये इंटू ये इक्वल होगा ये इंटू में ये, तो 6 इंटू में 3 इक्वल होगा 6 इंटू में क्या? बोलो 3 ही होगा। अरे हाँ, लेकिन ये बातें मैंने आपको समझाई है, सॉल्यूशन तो अपन ने वर्बली ही कैलकुलेट कर लिया था। आप कोशिश करो हर क्वेश्चन पे ऐसा नहीं पेन लेकर बैठ जाओ, सोल्व करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड से क्वेश्चन को सोल्व करने की। पेपर आप पेन को पीछे रख लो, हाथ ऐसे पीछे पकड़ लो और फिर सोल्व करने की कोशिश करो। 1 या 2 क्वेश्चन में तो आपको होगा कि नहीं मैं पेन चला लूँ क्या, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपको कि विदाउट पेपर वर्क के ही क्वेश्चन आप सोल्व कर दो। सारे नहीं होंगे लेकिन बहुत हद तक हो जाएंगे, कोशिश तो करो। अरे ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, उसी समय दूसरी ट्रेन दिल्ली से जयपुर के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। यदि जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेनें जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी? अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। पहले कोशिश करो क्या वर्बली हो जाता है क्या, नहीं तो बहुत कम पेपर वर्क करके क्वेश्चंस को सोल्व करो। अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर समझ जाओगे कि जयपुर वाली ट्रेन की तो स्पीड बताई गई है 40 और उसी समय पर दिल्ली से ट्रेन चल रही है,
उसकी स्पीड है 50, तो दोनों का रेशो क्या हो गया 4:5। तो 9 की वैल्यू 450, तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई 50, एक की वैल्यू 50, तो जयपुर से दूरी हो जाएगी 200। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये किस तरीके से मैंने सोल्व कर दिया इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक भी होता है, एक्स में जाकर भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, वो तो कहानी अलग ही है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, जब दो चीजें सेम टाइम पर चलती हैं, जब दो चीजें सेम टाइम पर चलती है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस और स्पीड का रेशो हमेशा सेम होता है। जब दो चीजें सेम टाइम पर चलती है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होगा। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है एक ट्रेन जयपुर से चलती है, एक ट्रेन दिल्ली से चलती है, दोनों के दोनों सेम टाइम पर एक दूसरे की तरफ चल रही है। जयपुर वाली ट्रेन की स्पीड बताई गई है कितनी 40, दिल्ली वाली की स्पीड क्या बताई गई है 50। तो मुझे बताओ जब दोनों सेम टाइम पर चलेगी तो दोनों की स्पीड का रेशो कितना होगा? बोलो जयपुर वाली की तो स्पीड होगी 40, दिल्ली वाली की स्पीड होगी कितनी 50, तो स्पीड का रेशो हो गया 4:5। दोनों के दोनों सेम टाइम पर चल रहे थे तो बच्चों डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा 4:5। यानी ये जब मिलेंगे तो जयपुर वाली ट्रेन तो चल चुकी होगी 4 यूनिट, दिल्ली वाली ट्रेन चल चुकी होगी 5 यूनिट। ऐसे समझो आप कि यहां से यहां तक जाना है, ये जयपुर है और ये आपके पास मान लो दिल्ली है। जयपुर वाली ट्रेन जब यहां पहुंचेगी, दिल्ली वाली ट्रेन यहां पहुंचेगी, मान लो ये मीटिंग पॉइंट है, तो जयपुर वाली ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी तो कितनी होगी 4 यूनिट, दिल्ली वाली ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 5 यूनिट। तो बताओ टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हो गई है? जयपुर से दिल्ली की दूरी कितनी हो गई है? तो आप बोलोगे 9 यूनिट। 9 यूनिट का मान बच्चों 450 है क्या? अरे हाँ है ना, 4 यूनिट ये, 5 यूनिट ये, तो जयपुर से दिल्ली हो गया 9 यूनिट और दोनों के बीच की दूरी बताई गई थी 450। तो बताओ जब वो मिलेंगे उस पॉइंट की जयपुर से दूरी कितनी है? क्या 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है क्या? या कहीं ना कहीं ऐसे भी कह सकता है कि बताओ मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने तक जयपुर वाली ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी बताओ, तब भी यही क्वेश्चन होगा, यही सॉल्यूशन होगा। एक की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 किलोमीटर। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने भी हैं तो रिवाइज करो, नए हैं तो सीख लो। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा बच्चों 100% विश्वास रखना कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अरे ठीक है, अभी धीरे धीरे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा कि किस तरीके से यहाँ कैलकुलेशन बड़ी करके आपके सामने रखी जाती है। ये बात अच्छे से सीख लो। जब दो चीजें सेम टाइम पर चलती है तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अरे हाँ, थोड़ा सा सोचोगे तो इसका प्रूफ आप अच्छे से समझ लोगे, वरना तो अभी ये याद रख लो, बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा कभी तो आपको अच्छे से समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। देखो इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि अगर आप बेसिक से भी सोचते हो तो किस तरीके से सोचोगे। कि जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जयपुर है और ये दिल्ली है, मान लो क्वेश्चन में कहा गया दोनों के बीच की दूरी है 450 किलोमीटर। जयपुर वाली ट्रेन चलती है 40 की स्पीड से दिल्ली की तरफ और दिल्ली वाली ट्रेन चलती है 60 से या 50 की स्पीड से चलती है जयपुर की तरफ। रास्ते में जहां कहीं पर भी मिलेंगे उस पॉइंट की जयपुर से दूरी पूछी गई है। आप पहले मुझे एक बात बताओ, क्या जब दोनों के दोनों सेम टाइम पर चले थे, रास्ते में जहां कहीं पर भी मिलेंगे, क्या इनको लगने वाला टाइम क्या बराबर होगा या नहीं होगा? जैसे ऐसे मानो कि आपकी और मेरी दोनों की बात हो गई कि रास्ते में हमें कहीं मिलना है। फ़ोन पे बात हुई कि ठीक है, मैंने बोला मैं घर से निकल रहा हूँ, आपने बोला कि हाँ मैं भी घर से निकल रहा हूँ, और ठीक 15 मिनट के बाद अगर मैं आपसे मिल गया हूँ तो बच्चों आप भी सेम टाइम पर चले थे, तो बताओ आपको घर से उस मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने पर कितना समय लगा होगा? बोलो सीधी सी बात है, आपको भी 15 मिनट लगा होगा। यानी दोनों सेम टाइम पर चल रहे थे, रास्ते में जहां कहीं भी मिलेंगे तो लगने वाला टाइम क्या होगा? इक्वल। तो सीधी सी बात है, मान लो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है,
तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 450 माइनस एक्स। ये लिखा हुआ है 450 माइनस एक्स, अगर छोटा दिखाई दे तो मैं बोल देता हूँ। तो बच्चों टाइम इक्वल है, टाइम बराबर होता है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे में चाल। तो बताओ जयपुर वाली ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी यहाँ तक, बोलो x, बोलो स्पीड कितनी है बाई 40। अरे हाँ, तो बताओ दिल्ली वाली ट्रेन को लगने वाला टाइम कितना होगा, बोलो 450 माइनस का x अपॉन में 50 आ जाएगा। और मुझे बताओ क्या इससे सोल्व करके x तो निकाल ही लोगे क्या, और जो x आएगा आपके पास में वो आपके पास आ जाएगा मीटिंग पॉइंट से जयपुर के बीच की दूरी। यही क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों, वो कितना है 200 आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, अच्छे से सीख लो। जब दो चीज़ें सेम टाइम पर चलती है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो बराबर होता है। एक क्वेश्चन और देख लो ताकि ये बात हमेशा के लिए सेट हो जाए दिमाग में। देखो ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाना चाहिए, सेम पैटर्न पर है। क्वेश्चन में कहा गया है एक कार जयपुर से दिल्ली के लिए 90 की स्पीड से जाती है, दूसरी दिल्ली से जयपुर 80 की स्पीड से जाती है। मिलने के समय पहली दूसरे से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी, तो जयपुर से दिल्ली की दूरी क्या होगी। देखो सीधी सी बात है, सेम टाइम पर चल रही है तो आप बोलोगे स्पीड का रेशो 9:8, वही डिस्टेंस का रेशो होगा। तो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब एक की वैल्यू 180 है, टोटल पूछना चाह रहा है तो 9 और 8 टोटल हो गया, 17 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 0 7 8 56, 5 17 और 8 25 और 5 हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा 30-60। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, एक ऑप्शन में है भी। अरे हाँ, अब बच्चों क्या किया है मैंने, इसे मैं अब आपको अच्छे से समझाता हूँ। कुछ बच्चे तो यहाँ पर ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर तो कहा ही नहीं गया कि दोनों सेम टाइम पर चल रही है। तो ध्यान देना, जब सेम टाइम पर चलती है ना तो कभी भी मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। अगर अलग अलग टाइमिंग पे चलती है, 15 मिनट पहले ही चल गई या 15 मिनट बाद में चलेगी, तो मेंशन करना 100% ज़रूरी है। सेम टाइम के लिए वो कह भी सकता है या वो आपको अपने आप समझना भी पड़ेगा। अरे क्लियर है ये बात। तो बच्चों सीधी सी बात है, दोनों के दोनों सेम टाइम पर चली थी तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होगा, दिल्ली वाली ट्रेन का और जयपुर वाली ट्रेन का। दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड क्या बताई गई थी, जयपुर से दिल्ली के लिए बोलो वो तो है 90, और दिल्ली से जयपुर के लिए है वो है 80। तो बताओ क्या ये इनकी डिस्टेंस और स्पीड का रेशो हो जाएगा क्या। अरे हाँ है ना, यानी मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप ऐसा कह सकते हो, दिल्ली वाली ट्रेन तो 8 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जयपुर वाली ट्रेन मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए 9 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो बताओ ये वाली ट्रेन कितनी ज़्यादा चल चुकी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया है कितनी ज़्यादा चल चुकी है, 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीटिंग पॉइंट से दिल्ली तक की दूरी कितनी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू। मीटिंग पॉइंट से जयपुर की दूरी कितनी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू। और आपसे कहा जाए टोटल दूरी बताओ जयपुर से दिल्ली की दूरी, तो बच्चों सीधी सी बात है, ये मीटिंग पॉइंट, ये जयपुर, ये दिल्ली। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक तो 8 यूनिट, सॉरी यहाँ से यहाँ तक तो 9 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना 8 यूनिट। तो बताओ टोटल कितना निकालना होगा, 17 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। जो पूछा जाता है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे। तो बताओ 17 यूनिट की वैल्यू 180 इंटू 17 करोगे तो बताओ क्या 3060 ही आएगा क्या। अरे हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, रिवाइज करवा दिया है। अरे ठीक है, एग्जाम में आपको इसी तरीके से आप सोचता है। देखो अगला क्वेश्चन, चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अगर आपने एवरेज पढ़ा हुआ है तो खुद से एक बार कोशिश करो कि क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो फिर आप समझो क्या होगा सॉल्यूशन। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए,
जिससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। यदि 16वीं 12वीं के बाद में खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों वर्बली तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे कि मान लो 15 पारियों का एवरेज कुछ था, 16वीं 12वीं में 85 रन बनाए तो एवरेज 3 बढ़ गया, तो 16 3 48 होता है। ये 16वीं 12वीं के रन आ गए, इक्वल टू कितना बताया गया है 85। जब आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो 37 आ जाएगा। 37 आपके पास एवरेज हुआ करता था, अब 3 बढ़ गया, 40 आंसर है इस क्वेश्चन का। अरे हाँ, बस इसी तरीके से आपको चीज़ें सोचनी आनी चाहिए। अब ये क्या कर दिया मैंने, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, और चाहोगे तो फिर एक्स में भी मैं आपको बता दूंगा। देखो सीधी सी बात ये है कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि 15 पारियों तक का एवरेज कुछ था। क्लिक का मतलब कुछ था 15 पारियों तक का एवरेज। अगर 16वीं 12वीं में अगर वो उतने ही रन बना देता जितना 15 पारियों का एवरेज है, तो बच्चों एवरेज ना तो बढ़ता ना घटता। अरे है ना, लेकिन उसने क्या कर दिया, थोड़े ज़्यादा रन बना दिए, जिससे एवरेज क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी 16वीं 12वीं में जितना 15 पारियों का जो एवरेज था ना, उससे ज़्यादा रन बना दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, एवरेज बढ़ गया है। बच्चों एवरेज तभी बढ़ता है जब सभी नंबर के अंदर चेंज करेंगे। तो बताओ एवरेज 3 बढ़ गया कब, जब 16वीं 12वीं खेली, तो एवरेज का मतलब सभी नंबर में 3 3 3 का बढ़ेगा। तो बताओ 16 3 कितने होते हैं, 48। यानी 16वीं 12वीं में उसने 15 पारियों का जो एवरेज था उससे 48 रन ज़्यादा बनाए हैं। तो ये 16वीं 12वीं के आपके पास रन आ गए हैं, और 16वीं 12वीं के रन तो आपको बताए भी गए थे कितने हैं, 85 हैं। तो मुझे बताओ 15 पारियों का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 37। अरे हाँ ना, ये सही का निशान अपन ने माना था कि ये 15 पारियों का एवरेज है। अरे ठीक है बच्चों, ये सीधी सी बात आप समझ कर चलना कि जैसे मानो कि ग्रुप के अंदर 5 लड़के हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज एज है बच्चों कितने साल, 12 साल। अगर एक छठा लड़का आ गया जिसकी एज एवरेज एज जितनी है, तो बच्चों एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप करके देख लो। पहले लड़के 5 थे, एवरेज एज 12 साल थी, तो बताओ टोटल एज कितनी हो गई है, 60 ईयर। अरे हाँ ना, अब बच्चों 12 साल का और उसके अंदर ऐड कर दो तो 72 ईयर हो गई क्या टोटल, और लड़के भी कितने हो गए हैं अब, 6। तो बताओ एवरेज कितना हो गया, 72 के अंदर 6 का डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा। ये बातें आपको पता चलेगी अगर एवरेज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। अरे हाँ ना, तो सीधी सी बात है, 15 पारियों का एवरेज आ गया है 37। 15 पारियों का नहीं पूछ रहा था, जब उसने 16वीं 12वीं खेल ली उसके बाद का एवरेज पूछ रहा है। तो बच्चों जब 16वीं 12वीं खेली थी उसके बाद तो एवरेज 3 बढ़ ही गया था, तो बताओ एवरेज कितना हो जाएगा, 40। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इसी तरीके से एक बॉलर के एवरेज का भी क्वेश्चन बनता है, और जब उसका एवरेज सुधरता है तो वो डिक्रीज होता है। आएगा एक दिन वो भी क्वेश्चन, तब मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अभी अगर आप इसे बेसिक से भी सोल्व करना चाहते हो, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है, तो बच्चों चले जाओ एक्स के अंदर बिना शर्माए। 15 पारियों का एवरेज अगर बच्चों एक्स है, अगर 15 पारियों का एवरेज एक्स है, तो 15 पारियों के टोटल रन हो गए 15x। अरे हाँ ना, 16वीं 12वीं के अंदर उसने 85 रन बनाए, तो बच्चों ये तो हो गए 15 पारियों के रन। उसने 16वीं 12वीं में 85 रन बनाए, तो बताओ क्या ये 16 पारियों के रन हो गए हैं क्या? अरे हाँ, अब 16 पारियों के रन में अगर मैं 16 का डिवाइड कर दूंगा, 16 का डिवाइड कर दूंगा, तो बताओ ये 16 पारियों का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अरे हाँ, और एवरेज तो बताया गया था कि 16 पारियों का एवरेज तो पहले के कंपेयर में 3 ज़्यादा है। तो बच्चों पहले एवरेज x माना था, तो एवरेज अब आ जाएगा x प्लस 3। 16x आपके पास में प्लस 48, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो मुझे बताओ आपके पास में x का मान क्या 85 में से 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या 37 ही आ जाएगा क्या? यानी पहले एवरेज हुआ करता था x, अगर पहले एवरेज x होता था तो 16वीं 12वीं के बाद तो 3 बढ़ ही गया है। तो इस तरीके से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बच्चों कल की क्लास में जैसे मेंसुरेशन के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ले लिए थे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस कहीं ना कहीं बच गया था। आज अपन ने वो कवर कर लिया है। अलजेब्रा अपन ने आज ले लिया है। इस तरीके से अपन सभी चैप्टर को कवर करेंगे, यानी हर दूसरे दिन तो हर एक चैप्टर का अच्छे से कुछ ना कुछ पॉइंट तो अपन पढ़कर चले। अरे ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है बी किसी काम को करने में ए और सी से 3 गुना समय लेता है, सी उसी काम को करने में ए और बी से 2 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं तो वे तीनों अलग अलग कितने समय में इस काम को करेंगे। देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बी किसी काम को करने में ए और सी के कंपेयर में 3 गुना समय लेता है। अगर इन्हें समय 1 लगता है तो इन्हें लगेगा 3, यानी रेशो हो गया ये। नेक्स्ट लाइन में आपसे कहा गया कि सी उसी काम को करने में ए और बी से 2 गुना समय लेता है। सी ए और बी से आपसे कहा गया है 2 गुना समय लेता है। ये 1 लेते हैं तो ये कितना समय लेते हैं 2। अरे हाँ। अब बच्चों कहा गया है तीनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो बताइए अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो थोड़ा सा रेशो आपको बनाना होगा, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे कि ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना। देखो तरीके किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन जो सही तरीका होगा वो ये कि टाइम का रेशो 3:1 है, तो मुझे एक बात बताओ इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा 1:3। अगर काम फिक्स होता है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशो, कार्य क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। प्रूफ होता है, ऐसे नहीं कुछ भी अपन उल्टा कर देते हैं। तो बताओ 1 कितना हो जाएगा 2। टाइम एंड वर्क के अंदर ये प्रूफ किया जाता है कि क्यों होता है ये। यानी बी की एफिशिएंसी है 1 दिन में 1 पेड़ लगाने की, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 1 दिन में 3 पेड़ लगाने की। तो बताओ तीनों मिलकर 1 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे। तीनों मिलकर यहाँ 1 दिन में 4 पेड़ लगा रहे हैं। सी 1 दिन में 1 पेड़ लगाता है, ए और बी 1 दिन में 2 पेड़ लगाते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर 1 दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं यहाँ 3। अब एक बात बताओ, जने ए बी सी हैं, तो बताओ ए बी से यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं 1 दिन में 4, यहाँ लगा रहे हैं 1 दिन में 3। बताओ ये कैसे पॉसिबल है। रेशो एंड प्रपोर्शन वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो वहाँ पर भी ये बातें अच्छे से मैंने समझाई थी। अगर कैंडिडेट सेम है तो रेशो का टोटल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अरे हाँ, ए बी से यहाँ, ए बी से यहाँ, तो टोटल आपके पास सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 3, दोनों को सेम करना है। 4 और 3 का एलसीएम 12, तो इससे तो 3 से और इससे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा। तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों बी सेपरेट है यहाँ पर, तो बी की एफिशिएंसी आ गई। सी यहाँ पर सेपरेट है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी की आ गई। अब ए की एफिशिएंसी तो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, अगर सेम है तो कहीं से भी निकालो वो हमेशा सेम आएगी। 3 3 9 होता है और ए और सी 9 है, जहाँ 4 ये पता चल गई। तो बताओ क्या ये 5 हो गई क्या। अरे हाँ या ना। यानी ए 1 दिन में 5 पेड़ लगाता है, बी 1 दिन में 3 और सी 1 दिन में 4 पेड़ लगाते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर 1 दिन में कितने पेड़ लगाते होंगे। 5 और 4 9 और 3 12, तीनों मिलकर 1 दिन के अंदर 12 पेड़ लगाते हैं। क्वेश्चन कहता है 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो बताओ टोटल वर्क कितना होगा। तीनों मिलकर 1 दिन में 12 पेड़ लगा रहे हैं, 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है टोटल वर्क 120 रहा होगा। अरे हाँ, लेकिन अब यह पूरा का पूरा काम अगर मैं ए को सौंप दूँ तो ए 1 दिन में 5 पेड़ लगाता है, तो बताओ 120 पेड़ कितने दिन में लगा देगा। टोटल 120 पेड़, 1 दिन में 5 पेड़, 24 दिन लगाएगा। अगर पूरा का पूरा काम मैं बी को सौंप दूँ तो वो 1 दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो 120 पेड़ लगाने में 40 दिन। सी 1 दिन में 4 पेड़ लगाता है, 120 पेड़ लगाने में 30 दिन लगाएगा। अरे हाँ है ना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एक वाले रेशो से ही आप बी का निकालने की कोशिश करते हैं, इस वाले से सी का निकालने की कोशिश करते हैं, आंसर आ जाता है, कोई गलत वो नहीं है। लेकिन बच्चों सही अप्रोच आपके पास यही होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे
आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस बच्चों नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। फिर इन्हीं से ऐसी चीज़ें रोटेट होती चली जाएंगी और हर एक कॉन्सेप्ट का हर एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो अपन इस प्रैक्टिस बैच के अंदर, इस रिवीजन बैच के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। अरे ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है, वो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलता हूं आपसे कल एक नई क्लास के अंदर। बच्चों ये क्लास ऐसी है, अगर आपकी कभी छूट भी जाए, 15 मिनट या 5 मिनट लेट भी हो जाओ, जब से समझोगे बस नया क्वेश्चन होना चाहिए, आपको तब से पूरा 100% समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।